Today I am going to discuss about behaviorism. There are two school of thoughts of linguistics. One is behaviorism and second is mentalism. But today we are going to discuss about behaviorism. अब जो ये बिहेवियरिज्म टॉपिक है इसके हम आउटलाइन देख लेते हैं कि हम इस टॉपिक में आज डिस्कस क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम बिहेवियरिज्म जो थ्योरी थी ये जिन्होंने दी थी B.F. स्किनर ने, उनका इंट्रो देखेंगे कि वो कौन थे। उसके बाद हम देखेंगे कि बिहेवियरिज्म है क्या, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम थ्योरेटिकल अजम्पशंस ऑफ बिहेवियर्स थ्योरी देखेंगे। फिर हम बैकग्राउंड ऑफ थ्योरी डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ बिहेवियर लर्निंग डिस्कस करेंगे और जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, बिहेवियरिज्म जो थ्योरी है उसके ड्रॉबैक्स हम देखेंगे। उसके बाद हम फाइनली कंक्लूजन पे बात करेंगे। बिहेवियरिज्म जो थ्योरी थी ये दी थी B.F. स्किनर ने। B.F. स्किनर जो थे ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उसके साथ साथ ये एक सोशल फिलोसफर भी थे, ये एक प्रोफेसर भी थे। इन्होंने 1958 से 1974 तक टीचिंग की थी। इनका जो सबसे ज़्यादा फेमस वर्क था वो ये बिहेवियरिज्म थ्योरी ही थी। अब ये जो बिहेवियरिज्म थ्योरी थी ये है क्या चीज़। B.F. स्किनर का कहना था कि एक बच्चा है वो दुनिया में आता है और वो जो लैंग्वेज लर्न करता है वो अपने इन्वायरमेंट से लर्न करता है। मतलब कोई भी इंसान है वो अपनी लैंग्वेज जो लर्न करता है वो अपनी एनवायरनमेंट से करता है। बिहेवियरिज्म इसी को कहते हैं। बिहेवियरिज्म थ्योरी का जो सेकंड नेम है वो है स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, कि जितने भी हम एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को वो हम अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं। अगर कोई भी इंसान है वो लैंग्वेज को सीखता है तो वो अपने माहौल से सीखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा है वो एक पंजाबी माहौल में आया है, पैदा हुआ है, मतलब कि उसके इर्द गिर्द जो है पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो सबसे पहले पंजाबी लैंग्वेज ही बोलना सीखेगा, क्योंकि उसने एक्वायर्ड जो की है लैंग्वेज वो पंजाबी लैंग्वेज की है अपनी इन्वायरमेंट से, तो वो पंजाबी लैंग्वेज ही बोलना सीखेगा। अगर एक बच्चा है उसके इर्द गिर्द जो है उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है तो वो उर्दू लैंग्वेज ही बोलना शुरू करेगा सबसे पहले। अगर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलना शुरू करेगा। तो B.F. स्किनर जो थे उनका ये कहना था कि कोई भी इंसान होता है वो अपने एनवायरनमेंट से लैंग्वेज को सीखता है। उसके बाद जो है जो ये बिहेवियरिज्म थ्योरी थी इसके कुछ थ्योरेटिकल अजम्पशन थे। अब थ्योरेटिकल अजम्पशंस में सबसे पहले जो अजम्पशन आती थी वो ये है कि लैंग्वेज को हम उसी तरीके में लर्न करें जैसे कि हम दूसरी हैबिट्स को लर्न करते हैं। जैसे हम खाना खाना सीखते हैं कि हमने दाएं हाथ से खाना खाना है, तो हम लैंग्वेज को भी इसी तरीके से सीखें जैसे हम दूसरे जो हमारी हैबिट्स होती हैं उन्हें सीखें। ठीक है। सेकंड जो अजम्पशन थी वो ये थी कि लैंग्वेज जो लर्न की जाती है, लैंग्वेज लर्निंग इज़ नथिंग मोर दैन एक्विजिशन ऑफ अ न्यू बिहेवियर और नॉलेज, कि जो लैंग्वेज लर्निंग होती है वो एक नए बिहेवियर की एक्विजिशन या नॉलेज की एक्विजिशन के अलावा और कुछ भी नहीं होती। कि मतलब जैसे हमने एक नई हैबिट सीखी है, इसी तरह जो लैंग्वेज लर्निंग होती है ना वो एक नॉलेज और बिहेवियर के अलावा और कोई चीज़ नहीं होती कि हमने एक न्यू चीज़ सीखी है, इसके अलावा लैंग्वेज लर्निंग कुछ भी नहीं होती। ठीक है। और ये जो आती है मतलब एक जो हम एक्वायर करते हैं बिहेवियर को या नॉलेज को, ये हमारे एक्सपीरियंस की वजह से आती है। हम जब लोगों के साथ सोशल होते हैं तो तब ये आता है। ठीक है। उसके बाद तीसरी जो थ्योरेटिकल अजम्पशन थी वो ये थी कि सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं ह्यूमन बींग्स, सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों में कैपेसिटी होती है कि वो लैंग्वेज को लर्न कर सकें, इसके अलावा और किसी में कैपेसिटी नहीं होती कि वो लैंग्वेज को लर्न कर सकें। ये जो थी ये थ्योरेटिकल अजम्पशंस थी बिहेवियरिस्ट थ्योरी की। अब हम देखते हैं कि ये जो थ्योरी है बिहेवियरिज्म, इसका बैकग्राउंड क्या है।
जो बिहेवियरिज्म थ्योरी है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 1913 में, और ये इंट्रोड्यूस करवाई थी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने जिनका नाम था जॉन बी वास्टन। लेकिन जो इसका इन्फ्लुएंशियल वर्जन है इस थ्योरी का वो हमें दिया था 1959 में बी.एफ. स्किनर ने। बी.एफ. स्किनर का ये जो बिहेवियरिज्म का वर्जन था ये बेस्ट नोन है एज अ रेडिकल बिहेवियरिज्म। मतलब कि बी.एफ. स्किनर ने ये जो बिहेवियरिज्म का वर्जन दिया था इसे कहा जाता है रेडिकल बिहेवियरिज्म। और ये जो थ्योरी है इसकी जो टाइप्स हैं, मतलब टाइप्स ऑफ जो बिहेवियर लर्निंग है उसमें सबसे पहले आ जाती है कंडीशनिंग, सेकंड आ जाती है रीइंफोर्समेंट। जब हम रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो उसमें पनिशमेंट भी आ जाती है। कंडीशनिंग में दो टाइप्स आ जाती हैं फर्दर। सबसे फर्स्ट आ जाती है ऑपरेंट कंडीशनिंग, सेकंड आ जाती है क्लासिकल कंडीशनिंग। और जब हम रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो उसमें आ जाती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और रीइंफोर्समेंट में ही आ जाती है नेक्स्ट पनिशमेंट। तो ये जो हैं तीनों ये टाइप्स हैं बिहेवियर लर्निंग की। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशनिंग क्या है। कंडीशनिंग अकर्स थ्रू द इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। इसका वही मतलब हो गया कि जो कंडीशनिंग होती है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने से आती है। मतलब हम अपनी इन्वायरमेंट से सीखते हैं। हम अपनी जो कोई भी लैंग्वेज है वो हम लर्न करते हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो है इन्वायरमेंट से सीखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इसकी दो टाइप्स कौन सी हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और नेक्स्ट जो है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी ये डिस्क्राइब की थी एक रशियन साइकोलॉजिस्ट ने जिनका नाम था एमन पावलोव। 1903 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स के ऊपर जिसके ज़रिए उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग को प्रूव किया था। उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। अब उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया क्या था डॉग्स के ऊपर। उन्होंने मतलब डॉग्स को जो है फूड के साथ सर्व किया था डॉग्स को फूड को, ताकि वो उनके स्लेवरी जो रिस्पांस हैं उनको एग्जामिन कर सकें। वो जो डॉग्स होते थे उन्हें खाना सर्व करने से पहले बेल बजाते थे। जब उन्होंने फ़र्स्ट टाइम बेल बजाई थी तो डॉग्स ने मतलब कोई रिस्पांस नहीं था दिया, उन्होंने स्लाइवेट नहीं किया था। जब तक कि उनको खाना सर्व नहीं कर दिया गया था तब तक उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया था। लेकिन जब दोबारा से खाना सर्व करने से पहले बेल बजाई गई थी तो उन्हें पता चल गया था कि मतलब अब बेल बजी है तो हमें खाना सर्व किया जाएगा। तो उनकी स्लाइवेशन जो थी वो बिना फूड सर्व किए ही स्टार्ट हो गई थी। तो इससे हमें ये पता चला था कि जब बेल रिपीटेड टाइम पे जो है बजाई गई थी तो डॉग ने रिस्पांस दिया था बगैर फूड सर्व किए। उसे पता चल गया था कि अब बेल बजी है तो मुझे फूड मिलेगा, हालांकि अभी तक मिला नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने डॉग्स ने स्लाइवेशन शुरू कर दी थी। तो ये है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें हम देखते हैं एक फ्लो चार्ट जिससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी, जिसमें आ जाती है फूड। अब ये जो फूड है ये एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है, उसके बाद स्लाइवेशन ये एक अनकंडीशनड रिस्पांस है। मतलब ना डॉग को पता था कि फूड जो है प्रेजेंट करने से फूड जो है उसे सर्व किया जाएगा और जब साथ में बेल बजाई जाएगी तो मुझे स्लाइवेट करना है। मतलब डॉग को इस चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं था। लेकिन जब यही काम दोबारा किया गया कि बेल बजाई गई उसे खाना सर्व करने से पहले तो उसकी स्लाइवेशन खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। तो हम देखते हैं कि फूड प्लस बेल जो है ये एक कंडीशनड स्टिमुलस है, और उसके बाद जो इसका रिस्पांस है वो है स्लाइवेशन जो कि एक कंडीशन रिस्पांस है। उसके बाद कंडीशन स्टिमुलस जो है बेल है और उसके बाद स्लाइवेशन है। मतलब पहले उसे खाना सर्व किया गया, ये एक अनकंडीशन स्टिमुलस था, और उसके बाद स्लाइवेशन हुई, ये भी एक अनकंडीशन रिस्पांस था। सेकंड वन ये है कि फूड प्लस बेल, खाने के साथ साथ बेल बजाई गई,
ये एक कंडीशन स्टिमुलस था, और सलाइवेशन हुई, ये भी एक कंडीशन स्टिमुलस था। थर्ड जो है, सिर्फ और सिर्फ बेल बजाई गई, ये एक कंडीशन स्टिमुलस था, और बेल के रिस्पांस में सलाइवेशन स्टार्ट हो गई, ये एक कंडीशन रिस्पांस था। तो ये जो थी ये एक क्लासिकल कंडीशनिंग थी। कंडीशनिंग की जो टाइप थी ये एक क्लासिकल कंडीशनिंग थी। अब हम देखते हैं कि जो सेकंड टाइप है कंडीशनिंग की वो क्या है, वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वास्टन ने जो है एक स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल दिया था, जिसके अंदर स्किनर ने एक कॉम्प्रिहेंसिव कंडीशनिंग का एक व्यू प्रेजेंट किया है, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। वास्टन ने एक मॉडल प्रेजेंट किया था, स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल। उसमें स्किनर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था हमें, वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट। अब जो वास्टन था उसका मानना था कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो जब पैदा होते हैं तो उनके अंदर ना कुछ इमोशनल रिएक्शंस होते हैं। मतलब उसके अंदर बाय बर्थ इंसान के अंदर कुछ इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि लव के लिए रिएक्शन होता है, रे के लिए रिएक्शंस होते हैं, और जितने भी दूसरे बिहेवियर होते हैं ना वो लर्न करता है अपने स्टिमुलस रिस्पांस के वजह से। ठीक है, मतलब कि बाकी जितने भी बिहेवियर हैं वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करने से आते हैं, लेकिन जो है इमोशनल रिएक्शंस जो हैं इंसान के अंदर वो बाय बर्थ होते हैं। ये वास्टन का मानना था। ठीक है, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट था ये हमें B.F. स्किनर ने एक्सप्लेन करवाया था। B.F. स्किनर का कहना था कि जो अक्ररेंस ऑफ बिहेवियर होती है ये दो वजह से होती है, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की वजह से। ठीक, B.F. स्किनर ने हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग में दो चीज़ें एक्सप्लेन की थी, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। उसने बोला था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है वो दो चीज़ों की वजह से होती है, रीइंफोर्समेंट की वजह से और पनिशमेंट की वजह से। अब हम देखते हैं कि रीइंफोर्समेंट होती क्या है। जो रीइंफोर्समेंट है ये एक स्टिमुलस है, एक इनकरेजिंग एक्टिविटी है जो कि एक रिस्पांस के अक्रेंस को इंक्रीज़ करती है। एक इनकरेजिंग एक्टिविटी है, एक ऐसा स्टिमुलस है जो कि रिस्पांस के अक्रेंस को इंक्रीज़ करता है, इसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। आगे रीइंफोर्समेंट की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है ये एक क्या है, ये क्या चीज़ है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज़ द encouragement of a desired response by a planned stimulus. It increases the probability of the reoccurrence of the same response at the same situation. कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होती है ये जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है ये एक इंकरेजमेंट होती है रिस्पांस की। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसने एक अच्छा काम किया है तो मदर उसे हमेशा इंकरेज करेगी, उसे मदर को देख के खुशी होगी, वो उसे इंकरेज करेगी। वो इंकरेज कैसे करेगी, उसे स्माइल दे के, हग दे के, या उसका फेवरेट कोई खाने वाली चीज़ है बच्चे को वो देगी, ताकि बच्चा है जो है वो इंकरेज हो और वही वाला जो है रिस्पांस वो नेक्स्ट टाइम भी सेम सिचुएशन पर वही रिस्पांस दे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और सिंपल वे में, अगर एक बच्चा है और वो किसी से मिलता है, मतलब किसी से मिलता है तो वो जाते साथ कहता है अस्सलामु अलैकुम। अब ये जो है ये एक उसने एक अच्छा रिस्पांस दिया है तो मदर उसे इस चीज़ पर रिवॉर्ड देगी। जब वो रिवार्ड क्या देगी, मतलब उसे हग करेगी या स्माइल करेगी या उसकी कोई फेवरेट खाने वाली चीज़ देगी, तो बच्चे को पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम भी अगर मैंने किसी से मिलना है तो मैंने सबसे पहले सलाम लेना है। तो ये एक इंकरेजमेंट होती है, मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होती है ये एक इंकरेजमेंट होती है। नेक्स्ट आ जाती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ये एक डिस्करेजमेंट होती है ऑफ इज़ द डिस्करेजमेंट ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पांस बाय एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस। कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो होती है वो एक डिस्करेजमेंट होती है जो कि एक नापसंदीदा रिस्पांस के रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसने अगर किसी के साथ बदतमीज़ी की है या कोई गलत काम किया है
तो मदर उसे बिल्कुल रिवार्ड नहीं देगी, बल्कि वो उसे पनिश करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पनिश कैसे करेंगी, उसे डांट देंगी या उसे कोई सज़ा देंगी, ताकि बच्चा जो है वो ये वाला रिस्पॉन्स सेम सिचुएशन पर ना दे। तो इस तरह से बच्चे को भी पता चल जाएगा ये मैंने काम ठीक नहीं किया, अगर आइंदा के बाद ऐसी कोई सिचुएशन हो तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं करना। तो ये जो होती है ये एक नेगेटिव री होती है, जो कि एक डिस्करेजमेंट होती है एक अनडिज़ायर्ड रिस्पॉन्स की। तो ये जो थी ये दोनों टाइप्स थी री की, पॉजिटिव री और नेगेटिव री। नेक्स्ट आ जाती है पनिशमेंट। Punishment is used to erase the undesirable behaviors by presenting a distressing stimulus when behavior occurs. जो punishment होती है ये इसीलिए दी जाती है ताकि एक जो child है या एक जो learner है वो learn कर सके। जैसा कि पहले मैंने एग्जांपल दे दी है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में कि अगर एक बच्चा है वो कोई गलत काम करता है तो मदर उसे पनिश करेगी, ताकि जो है वो जो बच्चा है दोबारा से वही काम ना करे उसी सिचुएशन पर। तो पनिशमेंट भी इसी चीज़ को कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ये है बिहेवियर्स थ्योरी है इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। सबसे पहले जो इसके अंदर ड्रॉबैक था वो ये था कि बिहेवियर्स थ्योरी में जो कम्प्लीटली इग्नोर किया गया था वो इनबॉर्न एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया था। बिहेवियरिस्ट थ्योरी में सबसे पहले जो इनबॉर्न एस्पेक्ट थे ह्यूमन नॉलेज के उसे इग्नोर किया गया था। सबसे पहला ये ड्रॉबैक था। सेकंड जो ड्रॉबैक था वो ये था कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी में कम्प्लीटली इग्नोर किया गया था किसी भी चाइल्ड की क्रिएटिविटी को, कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी में क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्ड को इग्नोर किया गया था। थर्ड जो ड्रॉबैक था वो ये था कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी में चाइल्ड को एज अ पैसिव ऑब्जेक्ट लिया जाता था, मतलब चाइल्ड को एक पैसिव ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड किया जाता था। और जो फाइनली ड्रॉबैक था बिहेवियरिस्ट थ्योरी का वो ये था कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी ने ये चीज़ बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं थी कि एक जो बच्चा है उसने किस तरह से अपनी लैंग्वेज एक्विजिशन की जर्नी को प्रोसीड किया है, कि अपनी लैंग्वेज की जर्नी उसने कैसे सीखी है, उसने कैसे एक्वायर किया है लैंग्वेज की जर्नी। उन्होंने बिल्कुल भी एक जो बच्चा है उसकी लैंग्वेज की जर्नी को बिल्कुल भी प्रोसीड नहीं किया था अपनी थ्योरी में। ये इसके चारों जो थे ये ड्रॉबैक्स थे। अब हम देखेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या था। बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो थी जब B.F. स्किनर ने दी थी तो उन्होंने बोला था कि हम जो है जितनी भी लैंग्वेज लर्न करते हैं अपने इन्वायरमेंट के ज़रिए से हम करते हैं। उन्होंने इस थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट दिया था टैबुला रासा का। टैबुला रासा का मतलब था कि जो इंसान होता है उसका दिमाग एक ब्लैंक शीट की तरह होता है। टैबुला रासा मीन्स के माइंड ऑफ ह्यूमन इज़ जस्ट लाइक अ ब्लैंक शीट। अब जो इंसान है उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक शीट की तरह है, वो इन्वायरमेंट से आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज को एक्वायर करेगा और उसकी जो ब्लैंक शीट है वो फिल होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आज किसी से मिला है और उसने देखा है कि इंसान वो जो मिला है मुझसे इंसान उसने मुझसे सबसे पहले सलाम लिया है, तो जो इंसान की जो ब्लैंक शीट होती है जो टैबुला रासा होता है उसके ऊपर एक चीज़ लिख दी जाएगी वो है अस्सलामु अलैकुम, कि उसके ऊपर एक पुट कर दी गई है चीज़ कि उसने भी जब मिलना है तो उसने सलाम लेना है। तो ह्यूमंस का जो माइंड होता है वो एक ब्लैंक शीट की तरह होता है, टैबुला रासा होता है, और वो जितना कुछ भी सीखते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। बिहेवियरिज्म में ये इन्होंने कंसेप्ट दिया था। द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियर्स थ्योरी as an explanation of the child language development cannot be overlooked altogether। कि जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी थी उसने मतलब इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था कि चाइल्ड की लैंग्वेज डेवलपमेंट को। उन्होंने एक इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था कि चाइल्ड की लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बाद में एक थ्योरी दी थी नॉर्म चॉम्स्की ने जिसे हम मेंटलिज्म कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे मेंटलिज्म क्या चीज़ है।
आई होप सो आपको आज इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। आज जो हमने बिहेवियरिज्म थ्योरी डिस्कस की है उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि जो बिहेवियरिज्म थ्योरी है वो दी किसने है। उसके बाद हमने बिहेवियरिज्म थ्योरी है क्या ये चीज़ देखी थी। उसके बाद हमने थ्योरेटिकल अजम्पशंस देखी थी बिहेवियरिस्ट थ्योरी की। उसके बाद हमने बैकग्राउंड देखा था बिहेवियरल थ्योरी का। उसके बाद हमने टाइप्स देखी थी, कंडीशनिंग जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग आ गई, ऑपरेंट कंडीशनिंग आ गई। उसके बाद हमने देखा था कि रीइंफोर्समेंट क्या होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट क्या चीज़ है। उसके बाद हमने ड्रॉबैक्स देखे हैं क्या चीज़ हैं, और उसके बाद फाइनली हमने कंक्लूजन डिस्कस किया है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर यू नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।